नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी आप टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग एग्ज़ाम्स इन द सेंस आप चाहे सीटेट की प्रिपरेशन करोगे या फिर आप एसटेट की प्रिपरेशन करोगे या फिर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करोगे या फिर आप एमपी टेट की प्रिपरेशन करोगे या फिर आप बिहार टेट की प्रिपरेशन करोगे, मतलब जो भी आपका टीचिंग का एग्ज़ाम हो सकता है, रीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए, और साथ ही साथ जो सुपर टेट होते हैं, स्टेट जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रिपरेशन में आपके लिए ये वीडियोस जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो में हमने क्या रखा है, इस वीडियो में हमने रखा है आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ ऐसे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पहले भी आपके साथ में एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ में पूरी पूरी जो आपकी क्लासेज हैं, जो कि हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, और आप उसमें जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन कहता है पहला कि बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? क्या ये जनवरी से मार्च है, या अप्रैल से जून है, या जुलाई से सितंबर है, या फिर अक्टूबर से दिसंबर है? देखो, सबसे ज़्यादा जो फूल होते हैं ना वो तो होते हैं जनवरी से मार्च में। ठीक है, क्या होते हैं? जनवरी से मार्च में। लेकिन जो मधुमक्खियां जो होंगी, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो मधुमक्खियां हैं उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा इसी महीने में होगी। उनकी ग्रोथ जो होगी वो इनकी सबसे ज़्यादा इसी महीने में होगी। लेकिन क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर का एक टाइम, एक ऐसा टाइम होता है जिस समय पर आप सरसों की खेती कर रहे होते हो, आप गेहूं की खेती जो होती है अपने फुल फ्लैश पर होती है। मीन्स यहाँ पर जो फूल है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं व्यवसायी तरीके से अगर हम बात करें तो व्यवसाय के तौर पर अगर आप मधुमक्खियों को उगाना चाहते हैं, यानी कि आप उनका पालन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट समय कौन सा? वो अक्टूबर से दिसंबर का है, जिस समय पर आपकी फूलों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सूरजमुखी के भी फूल आपके इसी समय पर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक लॉजिकल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। अब इसमें हमें बताना है अलग से अलग कौन सा, इसमें से पेट्रोल है, ग्रीस है, पैराफिन मोम है, या फिर कोयला है। यहाँ पर देखिए, पेट्रोल, ग्रीस और पैराफिन मोम, ये तीनों के तीनों पार्ट्स हैं किसके? पेट्रोलियम के। इसके पार्ट्स हैं, पेट्रोलियम के भाग हैं। लेकिन जो कोयला है ये अपने आप में लकड़ी के क्या है? अवशेष हैं। तो मीन सबसे ज़्यादा अलग कौन सा हो गया यहाँ पर? कोयला हो गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सीटेट में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनफैक्ट यूपी टेट में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेपेंथिस पौधा जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है, हमारे देश में पौधा कहाँ पाया जाता है? तो नेपेंथिस जो पौधा है भाई उस जगह पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ के पेड़ जो हैं वो सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है भाई? अरुणाचल में, असम में, मेघालय में, उड़ीसा में। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मेघालय में। तो मेघालय में यहाँ पर ये पौधा पाया जाता है। ठीक है, और इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम कीटभक्षी पौधा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। पश्मीना शॉल बेसिकली एक पश्मीना नाम की एक बकरी की प्रजाति है। इसे बकरी या भेड़ प्रजाति हम इसे कह सकते हैं। बकरी ही होती है वैसे नॉर्मली है, पर यह प्रजाति बकरी और भेड़ की है। ठीक है, इस प्रजाति की बकरी के जो बाल होते हैं उससे बनाई जाती है। इसके बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, तो इसलिए इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसे बनाने में 10 स्वेटर्स की गर्मी होती है। इसे बनाने जो पश्मीना का जो शॉल होता है वो 10 स्वेटरों के बराबर गर्म होता है। कितने स्वेटर के बराबर गर्म होता है? 10 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। साथ ही साथ इसे बनाने में लगभग 200 घंटों का समय लग जाता है। कितना? लगभग 200 घंटों का समय लग जाता है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? क्या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से है,
या ये विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से है, या स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से है, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने के लिए है। ईवीएस का क्वेश्चन है, तो ईवीएस यहाँ पर सबसे ज्यादा किस में दिखाई दे रही है, पर्यावरण आपका किस में आ रहा है, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार ये ईवीएस इसी तरीके से दिखाई देगी। ये बेसिकली तरुण जो योजना है, ये जो समूह है, ये बेसिकली चलाया किस लिए गया था, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी जो वीडियोस हैं और ऐसा जो चैनल है ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। और ये एक अकेला ऐसा चैनल है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे होंगे वैसे, लेकिन ये ऐसा चैनल है जिसपे आप अकेले अगर आप इसकी वीडियोस को भी अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। लेह और लद्दाख जहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है, क्या ठंडी ज्यादा पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ठीक है, और क्या है, सड़कें ढकी रहती हैं अक्सर बर्फ से। अब यहाँ पर देखो क्या है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होंगी वहां पर, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होगी, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होंगे, लकड़ी के फर्श होंगे। लकड़ी की ढालू छतें होंगी तो दोस्तों अगर बर्फ का जो लोड पड़ेगा तो उससे क्या होगा, ढालू छतें क्या होंगी, गिर जाएंगे। मीन्स आपका पहला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। बाकी के तीनों आपके ठीक है, यहाँ पर बाकी के जो तीनों हैं वो आपके यहाँ पर ठीक है। मीन्स आपके यहाँ पर जो आंसर होने वाला है BCD, मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, ठीक है, लेह और लद्दाख के मकान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा कैसे हो जाती है भाई, क्या वो उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी हो जाती है, फिर सिंचाई के लिए उपयुक्त तो बन जाती है। यहाँ पर देखिए जब भी कभी आप बार बार किसी एक जगह पर फसल बार बार उगाएंगे तो वहाँ का नाइट्रोजन का ह्रास होने लगता है। क्या होने लगता है, नाइट्रोजन वहाँ पर खत्म होने लगती है। साथ ही साथ उसकी जो पौष्टिकता है, जो उस जमीन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, वो पौष्टिकता भी वहाँ की खत्म हो जाती है। तो मीन्स कैसे हो जाएगी जमीन, धीरे धीरे करके वो बंजर हो जाएगी अगर आप बहुत सारे रसायनों का प्रयोग वहाँ पर करेंगे, बार बार फसलें उगाएंगे। इसलिए कई बार आपने देखा होगा गांव में जब आप जाते होंगे, जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, कि जो गांव की ज़मीनें होती हैं उनको हर फसल के बाद में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं। मधुबनी चित्रों की बात की गई है, पर्यावरण की बात की गई, तो अब देखो विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, गलत। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। सोने चांदी को घोलकर बनाया गया पेंट, नहीं ये भी गलत है। सही कौन सा, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। मधुबनी की बात हम कर रहे हैं। मधुबनी जो पेंटिंग है ये मधुबनी जिला है बेसिकली बिहार में, ठीक है, कहाँ पर है, बिहार में। वहाँ के लोग ऐसी पेंटिंग करते हैं जो कि पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, उससे बड़ी ही सुंदर चित्रकारी करते हैं। अगर आप कभी उत्तर प्रदेश के जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, वहाँ पर दीवारों में अक्सर पेंटिंग्स ऐसे मैं देखी हैं जो कि मधुबनी कलाकारों द्वारा बनाई गई है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से रोगों का वह कौन सा समूह है जो मच्छरों से फैलता है। क्या ये मलेरिया, डेंगू, हैजा है, या मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार है, या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है, या मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार है। हैजा तो देखो मक्खियों से फैलता है, तो जहाँ जहाँ पे हैजा आप उसको हटा दो। सेकंड अपने पास बचा मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो आपका यहाँ पर राइट जो आंसर है वो आपका है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। क्या है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपको नीचे कमेंट में बताना है कि मियादी बुखार किसकी वजह से फैलता है। क्या बताना है, मियादी बुखार किसकी वजह से फैलता है, क्या कोई वायरस है या फिर ये मच्छर या मक्खी के काटने से होता है, ठीक है। आप कमेंट में बताइए, आपकी भी इंटरेक्शन बढ़ेगी और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनने हैं हमें। पेट्रोलियम किस तरीके का होता है, क्या यह बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है, या बदबूदार पतला पीला द्रव होता है, या अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव होता है, या बिना गंध का गाढ़ा और गहरे रंग का तरल होता है। पेट्रोलियम जो है भाई वो देखो बदबूदार भी होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है, ठीक है। पीला द्रव जो है वो पेट्रोल के लिए यूज किया जाता है, यानी पेट्रोल जो है वो पीला द्रव होता है। नीला रंगीन द्रव कौन सा होता है, मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन कहते हैं, ये उसकी बात हो रही है। और ये कौन सा पदार्थ है भाई, देखो तो आप ही देखो, गहरे रंग का नहीं। जो डीजल जो होता है वो बिल्कुल रंगहीन होता है बेसिकली, बाकी खूबियाँ सेम है, बिना गंध का होता है, गाढ़ा होता है, वो डीजल होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा, वो एक है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन हमें चुनना है। सांप, पहला, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये कथन आपका बिल्कुल ठीक है। नाग यानी जो कोबरा है वो जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल, फिल्मों में भी हमने देखा इसे। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। यह भी आपकी प्रथा बिल्कुल ठीक है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। भाई ये जो आपका जो है ये क्वेश्चन, ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका गलत है। ठीक है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती, हर जगह ये जरूरी नहीं है। तो मीन्स आपका ए, बी और सी तीनों आपके ठीक है। तो आपका कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो देखो लाइक करते चलो। बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे एक्सप्लेनेशन है और इतने एक्सप्लेनेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है कि कोई एक ट्रेन है जो कि सूरत से चली थी 16:20 पर, 16:15 पर। वहाँ से क्या कहते हैं, ये किस तरीके का है, आने का समय और जाने का समय इस तरीके से होगा कुछ, या फिर प्रस्थान का समय होगा और आगमन का समय होगा। और ये यहाँ पर दिखा रहा है कि दिन दिखा रहा है, किलोमीटर दिखा रहा है, कितने दिन में पहुँची, यहाँ पर ये दिन आ जाएगा। ठीक है, दिन आ जाएगा। हाँ, ये है ना पहुँचने का समय और प्रस्थान का समय, ये दूरी है और ये दिन की बात कर रहा है। चलो देखते हैं जरा। उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी और ट्रेन के द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना है। पहले हम देखते हैं सूरत और मडगांव के बीच में दूरी कितनी है। सूरत देखोगे आप तो 530 किलोमीटर पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और मडगांव 1509 किलोमीटर पर है। तो मीन्स अगर आप 1509 में से 530 को अगर आप माइनस कर दो, मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ, 1509 में से 530 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 9, यहाँ से मिलेगा आपको 10 में 3 के 7, यहाँ से आपको मिलेगा 9, 979 किलोमीटर तो आपका आंसर है। मीन्स आपका 1509 आपके यहाँ पर गलत है और ये भी आपका गलत है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, समय कितना लगेगा। तो समय आप देखोगे जिस समय गाड़ी छूटी है उस वाले टाइम को आप देखिए 16:20 को छोटी है शाम को 4:20 पर और 7:35 पर मडगांव ये पहुंच गई है। तो मीन्स क्या है कि 16:20 यहाँ से और 7:35 यहाँ से, तो 16:20 को पहले हम 24 घंटे तक बराबर ले जाते हैं। तो भाई इधर मैं बीच में कर दे रहा हूँ, 24 घंटे में से आप 16 घंटे 20 मिनट को आप घटा दीजिए, तो यहाँ से आपको वो टाइम मिलेगा जो दिन 1 में चली है। तो यहाँ से बच के आपके पास 0, यहाँ 60 में से 20 गए 4, यहाँ से आपने एक इसको उधार दिया था, यहाँ बच गए आपके 23 में 16 गए तो 7 घंटे 40 मिनट तो आपका दिन 1 में चली है और 7 घंटे 35 मिनट दिन 2 में चली है। 7 घंटे 35 मिनट दिन 2 में चली है। तो इसे आप जोड़ दीजिए, 0 5 5, 4 और 3 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना होगा 6 हम इधर दे देंगे तो 7 में से गया 6, यानी 7 में से 6 गया 1, तो 1 आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। उस 1 को लेके, ये 60 मिनट का होता है ना आपका 1 घंटा, उस 1 को आप इसमें जोड़ दीजिए, 1 और 7 8, 8 और 7 15, यदि 15 घंटे 15 मिनट लगेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है, 15 घंटे 15 मिनट और 979 किलोमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हल्का सा भी ध्यान दोगे, 2-3 चीज़ें देखो यहाँ पर ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको देखना है कि गाड़ी छोटी कितने बजे है और गाड़ी दूसरे स्टेशन पहुंची कितने बजे। आपको इन दोनों के बीच का टाइम देखना है और दूरी निकालने के लिए उन दोनों के किलोमीटर्स की स्थिति देख लेनी है। बस जो भी स्थिति होगा उसका आप अंतर कर दीजिए, उनके बीच की दूरी निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है। अल बरूनी के अफगानिस्तान से आया था, बांग्लादेश से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, ओमान से आया था। अल बरूनी देखो आया था दोस्तों उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। अल बरूनी का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि इन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी। क्या लिखी थी? किताब उल हिंद लिखी थी। इंग्लिश में हम इसको इंडिका भी कहते हैं। ठीक है, और क्या किया है इन्होंने, ये गजनी से जो लुटेरा जो आया था अपने यहाँ पर महमूद, उसके साथ में ये उज्बेकिस्तान से चल कर आया था। ठीक है, यहाँ पर आकर इन्होंने भारत का इतिहास जाना और भारत का इतिहास जानने के बाद इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी की थी और बहुत सारी, ये तो देखो आप जानते हो जो लूटने के लिए आया वो किस तरीके की बातें करेगा। ठीक है, चलो ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कांसा, जिसे हम कांस से कहते हैं, के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। ध्यान रखना क्या है, गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, यानी पुराने वाले जो कांसे की बात कर रहा है, यानी कांसे का शुद्ध रूप क्या है। तो उसके लिए सही कथन हमें चुनना है। कांसा एक तत्व है
कांसा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है, या फिर कांसा तांबा और प्लेटिनम की मिश्र धातु है। तो कांसा जो है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। क्या है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। आजकल जो कांसा बन रहा है उसमें थोड़ा सा जस्ता भी मिला दिया जाता है, और एक कांसा ऐसा भी बनता है जिसमें आप कॉपर भी होता है यानी तांबा होता है, टिन भी होता है और पीबी भी होता है, उसमें लेड भी होता है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर करके भी आजकल ब्रॉन्ज बना दिए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन जो गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था वो कौन सा था? वो तांबा और टिन की मिश्र धातु था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण थे जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। चलिए साथ साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। भाई ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर घर्षण नहीं होगा पेन की नोक और कागज के बीच में तो पेन अपनी स्याही को कहाँ पर छोड़ेगा? हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, घर्षण नहीं होता तो हम फिसल के गिर जाते। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है। यहाँ पर जो घर्षण जो शब्द है गलत है, यहाँ पर वर्ड होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण। किसके कारण वापस आती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस आती है। और नेक्स्ट कहता है, यानी सी आपका गलत हो गया, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। भाई ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फ्रिक्शन ही तो पैदा करना होता है ना टायर और सड़क में, और टायर और उस पर्टिकुलर उस रबड़ पैड में जो कि ब्रेक पर यूज की जाती है। तो आपका ए, बी और डी ये तीनों आपका ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही मिल जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, यानी CWSN। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त तो पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, समावेशी शिक्षा का, समवयस्क शिक्षा का, या प्रतिपूरक अधिगम का? तो भाई देखो ये कौन सा विद्यालय है? ये आपका समावेशी शिक्षा का क्या कर रहा है? अनुपालन कर रहा है। समावेशी शिक्षा यानी सम जमा आवेश, सभी को आवेश में लेकर हम पढ़ाई कराएंगे, हम उनको शिक्षा देंगे। समावेशी विद्यालय तो सभी में सभी बच्चे आते हैं, जनरल भी और CWSN भी। अगले क्वेश्चन को देखो, ये कहता है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? क्या मनोरंजन द्वारा सिखा रही है, भाषा निर्देशित सिखा रही है, या प्रतियोगिता आधारित सिखा रही है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखा रही है? देखो जहां पर भी समूह की बात आएगी वहां पर लोग जुड़ेंगे, जहां पर लोग जुड़ेंगे वहां पर सामाजिक गतिविधि होगी। क्या होगी? सामाजिक गतिविधि होगी। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला कह रहा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। भाई विज्ञान प्रदर्शनी में विभिन्न व्यवसाय, ये आपका गलत है। दूसरा कहता है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ये आपका बिल्कुल ठीक है। विज्ञान प्रदर्शनी का क्या मतलब होता है कि आप बच्चे में क्या उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ये मौलिक उद्देश्य नहीं है। अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये भी मौलिक उद्देश्य नहीं है। मीन्स आपका जो आंसर कौन सा है? वो आंसर नंबर 2 है, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कर दो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ में। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है? बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है? वो ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण कर रहा है। पुराने ज्ञान के साथ में नए ज्ञान का संबंध और उसके साथ ही उसके अंदर में ट्रांसफर वो कर रहा है। वैयक्तिक भिन्नता यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा? हमारा ज्ञान का सहसंबंध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कहता है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या मॉडलिंग। अनुकरण का मतलब है नकल करना। क्या होता है? नकल करना, सीधे सीधे। ठीक है। अभिसारी चिंतन क्या है?
अभिसारी चिंतन में आप इसको ऐसे मानिए कि आपको आना किसी एक पॉइंट पर है, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट से, मीन्स बहुत सारे आंसर्स के, बहुत सारे क्वेश्चन का जब एक ही आंसर होता है तो उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो इस सृजनात्मकता में नहीं होता। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ विद्यार्थी की सोच होती है वो खुलती है, वो ओपन होती है, यहाँ पर सृजनात्मकता प्रदर्शित होती है। मीन्स आपका अपसारी चिंतन यहाँ पर आंसर है। मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग के अंदर में पहले शिक्षक कुछ काम करके दिखाता है और उसके बाद बच्चा उस जैसे काम को करता है, उसे मॉडलिंग कहते हैं। तो सृजनात्मकता के लिए क्या होगा, अपसारी चिंतन जरूरी है। अगले सॉरी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। यहाँ पर हमें गलत वाला कथन चुनना है। क्या शारीरिक गठन है, संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता या पौष्टिकता की गुणवत्ता? भाई देखो, शारीरिक गठन से इसका कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति छोटा है, मोटा है, लंबा है, काला है, पीला है, गोरा है, लड़की है, लड़का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या क्या चीज़ है, उसकी संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और वो कैसा खाना खा रहा है, उसकी पौष्टिकता की गुणवत्ता भी वातावरणीय कारकों में से एक है, अगर आप बच्चे के विकास को आकार देना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोदन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये क्या हो रहा है भाई, देखो सीमा तो रटकर सीख रही है और जो लीना है वो चर्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग से सीख रही है। मतलब क्या है, वैयक्तिक भिन्नताएं हैं ना यहाँ पर, दोनों के अपने अपने तरीके से सीखने के। असली काम क्या है, सीखना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका कैसा होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सहयोगात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा? तो देखो इसका परिणाम क्या होगा, ये वाइगोत्स्की का सहयोगात्मक अधिगम है। यहाँ पर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, वट आई कैन डू, और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, वट आई कैन नॉट डू। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको कवर कराने की कोशिश करता है कौन, जो ZPD है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। जो पुराने और अधिक जो दक्ष विद्यार्थी होंगे, किसका काम कर रहे हैं, वो इस वाले गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स आप उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा इसकी आप अपेक्षा करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब बात आ जाती है ZPD का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारे पास नाम आ जाएगा लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो डिसलेक्सिया कौन सी समस्या है, डिसलेक्सिया आपकी पढ़ने की समस्या है। ठीक है, किसकी समस्या है, पढ़ने की समस्या है। इसमें क्या होता है कि आप अक्षर के उल्टे और सीधे का भेद नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन भी आया था ऐसे एक बार पीछे, अभी अगर आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि विद्यार्थी 100 को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिसलेक्सिक बच्चे की निशानी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसकी सहायता करता है? क्या शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, या सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में, सारणीकरण होगा बेसिकली, सरलीकरण होगा, जो भी हो, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, फिर स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 4 है, बड़ा है तो बेहतर है। ठीक है, सीटेट में अक्सर ऐसा देखा गया है कि 85% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स जो सबसे बड़ा वाला होता है ना वही होते हैं। ठीक है, ये तुक्का है, ये तभी लगाना जब आपको क्वेश्चन का आंसर ना आए, बाकी उसे पढ़ के देख लेना, जो भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आंसर होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि वह क्या करते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, फिर शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे मेन है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग किया जाएगा तो संज्ञान में वृद्धि होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा चांसेस आप संज्ञान में डालने के करेंगे उतने ज़्यादा
उस बच्चे के ज्ञान में वो चीज़ आ सकेगी, इतना ज़्यादा वो उसे आत्मसात कर पाएगा और उतना ही ज़्यादा वो उसके साथ समायोजन कर पाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर आप चाहते हैं बच्चे का आकलन करना, तो क्या पोर्टफोलियो है या आवधिक परीक्षाएं हैं, गृह कार्य है, फिर योगात्मक कार्य। भाई यहाँ पर आपको सही आंसर है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे की आप केस स्टडी करते हैं प्रॉपर, आप उसके बारे में पूरे सारी चीज़ें जानते हैं कि उस बच्चे ने किस किस तरीके से कितना कितना कब कब सीखा था। पोर्टफोलियो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि डैश के अलावा, यानी यहाँ पर हमसे एक नेगेटिव बात पूछ रहा है कि इसमें से नेगेटिव कौन सी है, कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम और निर्देशित खोज। पर्यावरण अध्ययन भाई देखो सीधी सी बात है, प्राथमिक स्तर का सब्जेक्ट है। क्या है? प्राथमिक स्तर का सब्जेक्ट है। अब प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान होते हैं क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं होते, तो आपका जो पहला जो आंसर है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन है। बाकी ऐसे भी देख सकते हो कि बाकी के तीनों ऑप्शंस में बच्चे का सीधा सीधा रोल होगा, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में बच्चा नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का मेन रोल होगा, यानी उसकी एक मेन भूमिका होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को किस पर जोर देना चाहिए। विशेषता प्रयोगों पर, विशेषता पुस्तक और परीक्षाओं पर, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकारना और सम्मान देना चाहिए, या फिर अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। पहले कोई क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है कि आपको प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए या दृष्टिकोण को स्वीकार करना सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल आपका आंसर नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक होगा। बच्चों के दृष्टिकोण को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और उसको सम्मान देना होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की। आज के लास्ट क्वेश्चन भी है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। अभ्यास कहाँ पर होने चाहिए? क्या इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतर्निर्मित, या फिर पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर। पाठ के अंत में अगर आपके पर्यावरण अध्ययन के अभ्यास होंगे तो ये बच्चे के लिए हो सकता है थोड़ा सा भारी वाला काम हो जाए। अगर प्रकरणों के साथ साथ में ही अगर आप इसे कर देंगे, यानी प्रकरणों में ही अंतर्निर्मित अगर आपके क्वेश्चंस होंगे, आपका अभ्यास होंगे, तो यहाँ पर बच्चे के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है। देखिए मेन हमारा क्या है, बच्चों के साथ में हमें पॉजिटिव अप्रोच रखना है। क्या रखना है? बच्चों के साथ में पॉजिटिव अप्रोच रखना है, इस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ईवीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप इसकी पूरी तैयारी करें, आप इस पूरे टेस्ट सीरीज के साथ आप हमारे साथ रहें, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।